आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इसका चैप्टर 4 उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 भूमंडलीय विश्व का बनना। क्वेश्चन नंबर 1 है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने। तो चलिए इसको करते हैं। 17वीं सदी से पहले एशिया और अमेरिका में होने वाले आदान प्रदान निम्न थे। एशिया से यूरोप के देशों और उत्तरी अफ्रीका में सिल्क का व्यापार होता था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ अमेरिका में पैदा होते थे, जिन्हें आज सारे विश्व में खाया जाता है। नंबर 2 है बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार के लिए ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो चलिए इसको करते हैं। लाखों वर्षों तक दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में चेचक से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, जो वहां तब फैली जब यूरोपीय शक्तियों ने वहां अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए। इस वजह से यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका के लोगों को जीतने के लिए सैन्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना पड़ा। यह एक घातक बीमारी थी जिसने पूरे के पूरे अमेरिकी समुदाय को खत्म कर डाला। इस प्रकार घुसपैठियों की जीत का रास्ता साफ होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो चलिए पहले इसको करते हैं। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। ख है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में परिनिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप टाउन तक भी पहुंच गए। रिंडर पेस्ट नामक इस बीमारी ने अपनी चपेट में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का मौका मिल गया था। ग है विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो चलिए इसको करते हैं। ग मृतकों और घायलों में से अधिकतर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। घ है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। तो चलिए इसको करते हैं। घ 1926 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। भारत में गेहूं की कीमत 50% और पटसन की कीमत 60% तक गिर गई। किसान और अधिक ऋणी हो गए।
दूसरी तरफ शहरी भारतीय वर्ग महामंदी से अधिक प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उनके पास बहुत पैसा था। अंग्रह है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। तो चलिए इसको करते हैं। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभावों को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो चलिए इसको करते हैं। रेफ्रिजरेटेड जहाजों के आविष्कार के कारण मांस आदि जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाना संभव हो गया। इससे इन वस्तुओं की कीमत भी कम हो गई। रेलवे और जलपोतों के निर्माण से सामान का दूसरे देशों के बाजारों में पहुंचना आसान हो गया और लागत भी घट गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो चलिए इसको करते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है, जो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। अब है चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। तो चलिए इसको करते हैं। आदरणीय पिताजी, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं यहाँ पर एक अनुबंधित श्रमिक के रूप में इसलिए आया था ताकि मैं अपनी घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकूं, लेकिन जो हमें भारत में वायदे किए गए थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का जीवन तो कुछ और ही है। यहाँ भोजन, स्वास्थ्य और सोने के लिए मकान आदि का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ मुझे क्षमता से अधिक काम करना पड़ता है। वेतन भी बहुत कम मिलता है। अगर कोई गलती हो जाती है तो जुर्माना देना पड़ता है। कभी कभी सजा भी सहन करनी पड़ती है। यहाँ मेरा जीवन कष्टमय और नरकीय है। अनुबंध खत्म होते ही मैं घर लौटने को उत्सुक हूँ। आप अपना माताजी व बहन का ख्याल रखना। शेष घर आने पर आपका बेटा और यहाँ अपना नाम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। तो चलिए इसको करते हैं। पूंजी के प्रभाव से पूंजीपति उद्योगों, बागानों और खानों में निवेश करते थे। कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने न केवल भारत में अपितु अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों में भी पूंजी का निवेश किया था। व्यापार वाणिज्य, आयात और निर्यात के कारण देश की अर्थव्यवस्था में तो सुधार था ही, साथ में रोजगार के मौके भी उत्पन्न होते थे। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग कच्चे माल के लिए भारतीय कपास के निर्माता पर निर्भर था। श्रम, प्राचीन काल में से ही श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते थे। अफ्रीका एवं अमेरिका में उपनिवेश बनने के बाद भारतीय मजदूरों को अनुबंध व्यवस्था के आधार पर वहां के खेतों और उद्योगों में काम करने के लिए भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें।
आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस महामंदी के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सके। परिणाम स्वरूप बाजार में कृषि उत्पाद और अधिक आने लगे, जिसके कारण कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज परी सड़ने लगी। दूसरा कारण यह था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों में अमेरिका से कर्जे लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, परंतु संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स के जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है? व्याख्या करें। तो चलिए इसको करते हैं। G77 ऐसे 77 देशों का समूह है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। IEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए आर्थिक मदद मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। जिस तरह यूरोप और जापान अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के लिए IMF और विश्व बैंक पर निर्भर नहीं थे, उसी प्रकार 1950 के अंत तक ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी और अधिक ध्यान देने लगी। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे ये नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जैसे जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।